जाति को भूल जाए। यह जाति जो है इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। यह जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे अपने लोग ही उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यह ध्यान रखें कि कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान थे, 2 दिन तक जो कत्लेआम हुआ उसमें उन्होंने इसको नहीं बख्शा कि यह ब्राह्मण था और यह सेकुलर था, यह भाजपा का था और यह आरएसएस का था। सबकी सामूहिक हत्या हुई। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि यह किस पार्टी का था। इसलिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सनातनियों की एक भूल बहुत महंगी पड़ेगी। 2024 भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। मैंने साफ कहा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे भी 1000 विरोध हो सकते हैं, लेकिन मेरा विरोध राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को याद रखना चाहिए, यह 2021 का भारत है और गांधी जी नहीं है। ध्यान रखिएगा। पूरे ठसक के साथ 2 गुजराती घूम रहे हैं। तुम हंस हंस के कहते थे कि 370 नहीं हटाएगा, उसने तुम्हारे मकान का नंबर 370 कर दिया है। जाओ। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ, उसे कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप यहां म्युनिसिपैलिटी का कब्जा कर लिया है, आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तथ्य पता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये म्युनिसिपैलिटी पे आज कब्जा हो गया तो आपको पता चला, कुछ दिन बाद कहीं और कब्जा हो गया, आपको पता चला। अगर आप बड़े रूप की बड़ी बात पता कर लेते तो आप परेशान नहीं होते। 1923 में कानून बना, अंग्रेजों ने बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया, 1985 में उसमें अमेंडमेंट किया, 1995 में उसमें अमेंडमेंट किया, और 2013 में भारत की संसद में कानून बन गया। इसलिए ऐसे कानून के बारे में हम न जानना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है इससे हमारा क्या मतलब है। जब आपको पता चलता है, जब आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा ठोंक देती है, इतना लंबा इंतजार करते हैं। साहसी और बहादुर समाज पागल कुत्ते को दरवाजे पे गोली मारते हैं, यहां तक नहीं आने देते। आप जब तक घर में ना आ जाए, बेडरूम में न चला जाए, तब तक उस समस्या को आप जानना नहीं चाहते। 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत पूरे देश में यह कानून पास होकर लागू हो गया 2013 से। आपको तो अभी पता चला है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर कब्जा हो गया है और आप कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट नहीं जा सकते। उसका सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 यह कहता है कि इस हॉल के जो मालिक हैं, इस जमीन के जो मालिक हैं, ये साबू परिवार, वक्फ बोर्ड के लोग इस जमीन पर अपना दावा सिर्फ यह कह के ठोंक देंगे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड को किसी किस्म के प्रमाण नहीं देने हैं कि यह उनकी जमीन है। सेक्शन 40 का अगला प्रावधान क्या कहता है? यह कानून की बात कर रहा हूं, यह किसी पार्टी के प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा। और सब कुछ ढूंढ लीजिए, सब कुछ मौजूद है। अगला प्रावधान यह कहता है कि अगर इस जमीन के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी ने यह दावा भी ठोका कि यह उसकी है और उसने नोटिस भी दिया, तो नोटिस भी इस जमीन के मालिक को नहीं दिया जाएगा। वो अपनी दुकान खोल रहा है, कपड़े बेच रहा है, सब काम कर रहा है, वो यहां आ रहा है, जा रहा है, लेकिन जिस दिन नोटिस सर्व होगा वो नोटिस पार्टी को नहीं दिया जाएगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात के लिए कानूनन बाध्य नहीं है कि इस जमीन के मालिक को वो नोटिस दे। 3 साल के बाद नोटिस वाले दिन से लेकर के इस जमीन के मालिक को धक्के देकर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां से बाहर कर देगी और इसका मालिकाना अधिकार वक्फ बोर्ड को दे देगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए वो कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। 2005 में
उन्होंने इस कानून के तहत भारत सरकार के अधीन आने वाला एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, 2005 तक जो ताजमहल भारत की संपत्ति था, 2005 को वो ताजमहल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो गया है। भारत सरकार का यह डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग, 2005 से 2021 आ गई, गिड़गिड़ा रहा है, मिलेगा नहीं। उसकी देखरेख का जिम्मा मेरा है, आपका है, आपके पैसे से उसका रखरखाव होता है। अरबों खरबों की पैसा वक्फ बोर्ड के पास जा रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है यह आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। यह पैसा कहां जा रहा है यह आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। इसलिए आपके शहर में किसी सोसाइटी में मैंने सुना है कि बहुत सारे जैन और हिंदू रहते हैं। उनका जाहिल आदमी उस सोसाइटी में पहुंचकर आपको बता रहा है, तब भी आप जगना नहीं चाहते। वो कह रहा है साफ साफ, ये मकान हमारा होने वाला है, हमारी मर्जी से चले जाइए तो अच्छा है, लेकिन धक्के देने वाला समय आने वाला है। आप तब भी उससे नहीं पूछना चाहते। 2013 से लेकर के 2021 तक सड़क पे मस्जिद, हाईवे पे मस्जिद, एक्सप्रेसवे मजार, यहां पे मस्जिद, यहां पे मजार, चारों तरफ बन रही हैं। आप पुलिस के पास जाते हैं कि इसको हटाओ, पुलिस कहती है कि मेरे पास कोई आईपीसी की धारा नहीं है कि मैं इसे हटा सकूं। आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? 100 गज प्लॉट की। ये जात का कैसे हो गया, उस जात का कैसे हो गया, मेरे सगे भाई के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? 100 गज के लिए कत्ल कर रहे हैं, परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन सामूहिक तौर पे आप इतने बड़े कानून का आपने अपने समाज में कभी चर्चा नहीं की। दुनिया का सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है ये। संविधान के ठेकेदार काले कोट पहन करके, उनको राफेल पे चर्चा करने का समय है, लेकिन कोर्ट के अंदर, संसद के अंदर इतना बड़ा कानून बन गया, सरकार उसको, कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन यही कोर्ट राफेल पे एक्सपर्ट है। 3 बार राफेल की खरीद के ऊपर सुनवाई हो रही है। यह किस एजेंडे के तहत हो रही है? भारत के संविधान को छोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताते हुए एक कानून पास हो गया, लेकिन आप उसके खिलाफ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी भी इसमें भागीदार है। इसलिए जलीकट्टू और महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए और दही हांडी की लंबाई कितनी ऊंची, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास टाइम है, क्योंकि आप मौन बैठे हुए हैं। आप मौन थे, तभी भगवान राम का सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो। जैसे ही आपने दूसरा भेजा, उसने कहा भगवान राम का सर्टिफिकेट हम देंगे, पहले अपना दिखा दो। इसलिए भारतीय जो खेल है, मैं अपनी बात को दोनों तरफ से साबित करने की कोशिश करता हूं। जो भारतीय राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हॉकी है कि नहीं है? हॉकी का वाक्य क्या है? उस खेल की लाइन क्या है? हॉकी का नियम है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपके गोल में बॉल आ गई तो जो दुश्मन डी तक ले आया है बॉल, फिर तो वो अंदर कर ही देगा, लेकिन अगर खेल उसकी डी में होगा तो आपकी डी हमेशा सेफ रहेगी। खेल का मैदान बदलिए। धारा 370 हटने से कुछ रियायतें मिली हो, इसकी चिंता आपको हो सकती है, मुझे नहीं है। धारा 370 हटने से जो खेल भारत की धरती पे हो रहा था, अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड में हो रहा है। खेल का मैदान बदलिए। इसलिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये लव जिहाद की समस्या जो है, ये बैठ करके गुरु घंटाल नहीं समझा सकते आपको। इसलिए आपको समझौता करने के लिए बताया जा रहा है कि समझौता कर लो, क्योंकि ये तो भाई हैं। हमें 100 साल बाद पता चला ये भाई हैं। जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज में काउंटर लव जिहाद हो गया, वो जिहाद भी भूल जाएंगे और लव भी भूल जाएंगे। वो ले जाते हैं, आप लाने में 5 साल निकाल देते हैं।
जो चला गया उसे चला जाने दीजिए। आप में लाने की शक्ति पैदा हो जाएगी, जाना बंद हो जाएंगे। इसलिए जाति के ऊपर आखिरी टिप्पणी करके खत्म करता हूं। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है। बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, उन शादियों में मैं देखता हूं साहब, करोड़ों के पंडाल, 10-10 हजार रुपए की खाने की प्लेट, करोड़ों रुपए के फूल, सब पे खर्चा होता है। एक एवरेज मानसिकता है हमारी। लेकिन उसी शादी के अंदर जो मूल काम है, जो मेन काम है, जिसके बगैर वो शादी नहीं हो सकती, वो पंडित साइकिल पे आता है, पुजारी एक बड़ी मामूली सी धोती पहने होता है, एक थैले में कुछ भगवान उसके होते हैं। वो मर्सिडीज कार से नहीं आता। करोड़ों रुपया शादी पे खर्च करने वाले लोग, जिस आदमी के कारण वो विवाह संस्कार पूरा होना है, वो विवाह संस्कार कराता है सारे मंत्रोच्चारण के साथ, अपने पूरे ज्ञान के साथ, लेकिन उठते वक्त उस शादी के संचालकों से जब वो जाते वक्त नमस्कार करता है कि मेरी दक्षिणा दे दीजिए, तो पंडित जी से पूछेंगे कितनी दक्षिणा हुई? तो पंडित जी ने कहा आप जो समझे ठीक। फिर भी पंडित जी बता दीजिए। वो पंडित कहेगा 500 रुपए बहुत है। तो मालूम है वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले कहते हैं पंडित जी आप तो लूटते बहुत हैं। यानी ये मानसिकता है हमारी, क्योंकि हम खाने वाले से निगोशिएट नहीं कर सकते, हम टेंट वाले से निगोशिएट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मांग मान लेते हैं। हमको मालूम है कि ये अगर इसको कुछ नहीं भी दोगे तब भी ये तुम्हें बद्दुआएं नहीं देगा। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण ठाकुर की बात आखिरी कहता हूं कि हमारे आदर्शों में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में पैसे वाले नहीं पूजे जाते। हमारी परंपराओं और आस्थाओं के अंदर त्यागी को पूजा जाता है, जो त्याग करता है। इसलिए ना तो अंबानी की मूर्ति पे कोई फूल चढ़ाता है, ना बिरला टाटा के यहां कोई जाता है। हम अपने बीच में से जिसने त्याग किया होता है समाज के लिए, हम उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए जो लोग ब्राह्मणवाद के ऊपर अटैक बहुत करते हैं, लेकिन तथ्यों पे बात कहो ना यार। हमारे समाज में एक परशुराम ब्राह्मण हुए, रावण भी ब्राह्मण हुए, और हमारे समाज में परशुराम जो ब्राह्मण भगवान थे, उनका वाक्य क्या है? ये सब मैंने रटा है इसलिए कि मेरी बैकग्राउंड नहीं, आप जानते मैं कहां पैदा हुआ हूं, मैंने तो कलमा कुरान पढ़ा है। परशुराम कहते हैं जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, कर्मों से वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। वो समाज, इतना बड़ा समाज, आज भी कर्म के नाते रावण का पुतला चौराहे पे जलाया जाता है और कर्म के नाते परशुराम मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं, और वही ब्राह्मण एक कर्म के नाते जिसने त्याग किया, जिसने एक उच्च व्यवस्था को स्थापित किया, जो राम जब घर से निकल के जाते हैं तब तक राम होते हैं, और वहां से लौट के जब वापस आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। हर ब्राह्मण उस ठाकुर छत्री की पूजा करता है क्योंकि वो त्यागी है। इसलिए भारत राष्ट्र की इस खूबसूरत व्यवस्था में से, कीचड़ रूपी जाति व्यवस्था से बाहर निकलिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानिए, अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए और मुत्तहिद हो जाइए, यूनाइट हो जाइए। आपकी यूनिटी, दुनिया में आपके मत की सरकार ना हो, दुनिया में आपके विरोधियों की भी सरकार आ जाए, 90 करोड़ सनातनी एक मत से जिस दिन बात करने लगेंगे, मैं मानता हूं सरकार 24-24 घंटे में वो निर्णय लेगी जो 50-50 साल तक नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।